हाय एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन 67th बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर्स के ऊपर है और यह सेशन आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है क्योंकि इस सेशन में बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आपके पास समय का अभाव है और मैं भी चाहता हूँ कि आपका समय ज़्यादा किल ना हो। मेरी बस एक ही दरख्वास्त रहेगी आपसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में जिसको पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और आपसे छूट जाएगा अगर आप स्किप किए तो चलिए देखते हैं पहला करंट अफेयर्स आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहला करंट अफेयर्स है श्री शरद कुमार का नाम। श्री शरद कुमार जो कि बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से संबंधित है और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अगला हम बात कर रहे हैं बिहार पृथ्वी दिवस का। अच्छा, एक चीज़ मैं डीप में नहीं जाने वाला हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। जहाँ लगेगा मुझे कि डीप में जाने की आवश्यकता है वही डीप में जाऊँगा, अदरवाइज जो रिलेवेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ पीटी मतलब पीटी, ओके, स्पेसिफिकली पीटी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, राइट। अगला चीज़ है बिहार शहीद दिवस। बिहार शहीद दिवस के बारे में सबसे पहले आपने नाम सुना होगा 11 अगस्त का। 11 अगस्त का इसलिए क्योंकि 11 अगस्त का ये वो दिन है जब सन 1900, थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल चल देते हैं बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा डीप में जाने की आवश्यकता है। 11 अगस्त का इसलिए क्योंकि 11 अगस्त का वो दिन है जब समय 2 बजे पटना सचिवालय पर झंडा फहराने निकले कुछ जोशीले युवक, जिसमें 7 युवक खास करके आपको जानना चाहिए, 7 युवा को, क्योंकि ये 7 युवा थे जिन पर जिलाधिकारी, जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे WG आर्थर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई थी। और जो पुलिस पर गोली चलाई थी और ये 7 लोग कौन थे और उसमें लोग शहीद हो गए थे। और ये थे जो 7 लोग थे वो देखिए, इनका नाम उमाकांत प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार। तो इन्होंने पटना सचिवालय पर इनको जो गोली मारी गई थी, यानी ये जो शहीद हुए थे पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में। और ये घटना है 11 अगस्त 1942 का, राइट, यानी अगस्त क्रांति के दरमियान का। तो इतनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए यहाँ से। चलिए, अब शहीद दिवस की बात हुई है तो एक और शहीद दिवस की बात कर लेते हैं क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा तारापुर शहीद दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। अब ये तारापुर वाला इंसिडेंट को भी आपको जानना चाहिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी जानना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा। अब यहाँ समझ लेते हैं तारापुर जो है वो है कहाँ पर। तारापुर जो है सबसे पहले तो कब मनाया जाएगा, 15 फरवरी को मनेगा शहीद दिवस के रूप में। कब, कहाँ पर, तारापुर शहीद दिवस। और ये तारापुर मुंगेर का एक अनुमंडल है, राइट। अब ये जो घटना है ऑन 15 फरवरी 1932 का है, 15 फरवरी 1932 का ये घटना है। अब इसमें क्या हुआ था, उसमें तो चलिए सचिवालय पर झंडा फहराने, तो झंडा फहराने का ही इसमें भी काम किया गया था। राष्ट्रीय जो झंडा है हमारा उसको फहराने के लिए जो तिरंगा है, तिरंगा फहराने के लिए वहाँ एक थाना भवन था, थाना भवन इन तारापुर पुलिस स्टेशन, राइट। वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा को फहराने के लिए इकट्ठा हुए थे कई लोग और धीरे धीरे क्या हुआ था कि लगभग 4000 के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गए। और इस इकट्ठा जो हुए 4000, उसमें मतलब वहाँ का जो पुलिस अधीक्षक था उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया। और लाठीचार्ज का आदेश दिया तो मतलब हालांकि उसमें एक ऐसा कहा गया है कि गोपाल सिंह, ये जो गोपाल सिंह हैं ये सक्सीड हो गए थे, झंडा फहराने में सक्सीड हो गए थे, लेकिन उसमें 34 लोग शहीद हो गए थे, 34 लोग जो है शहीद हो गए थे, लेकिन इनको शहादत की जो दर्जा है ना वो नहीं मिला था। ये 15 फरवरी को अब उनको एक्चुअल शहादत का दर्जा दिया गया है क्योंकि 15 फरवरी को अब सेलिब्रेट किया जाएगा तारापुर शहीद दिवस के रूप में, राइट। ऐसी घोषणा नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और इस 34 शहीद में एक्चुअली जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो 13 लोग ही आइडेंटिफाई हुए हैं। एक्चुअल जो आइडेंटिफाई हुआ है वो कितने लोगों को आइडेंटिफाई हुआ है, 13 लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। रेस्ट ऑल को ये बोला गया है कि इनकी भी प्रतिमा वहाँ पर बना दी जाएगी इन द सेंस ऑफ रिकॉग्निशन के सेंस में। तो बस इतनी मोटी मोटी चीज़ें जानिए कि तारापुर शहीद दिवस कब मनाया जाएगा, 15 फरवरी को मनाने का घोषणा किया गया है और ये इंसिडेंट है 15 फरवरी 1932 का, ठीक है। जो तारापुर है वो मुंगेर जिला में पड़ता है, मुंगेर का अनुमंडल है। वहाँ थाना भवन था, वहाँ झंडा फहराने लोग गए थे और उसी में लाठीचार्ज किया गया था। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा
आपको कनेक्ट करने का कोशिश करूंगा। आपको याद होगा, अपने इतिहास में पढ़ा होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में सेम चीज हुआ था जो चीज यहां पर हुआ था। तो हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानते हैं, लेकिन तारापुर जो कांड हुआ था उसको कोई नहीं जानता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि इज देयर एनी इंसिडेंट इन बिहार विच हैज हैपेंड एज लाइक ऑफ जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आप इस इंसिडेंट का नाम ले सकते हैं। चलिए आगे एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो श्री NK सिंह। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें जो नेशनल लेवल का है वो भी इंसर्ट किया हुआ है, क्योंकि वो लगता है कि इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको जानना चाहिए, श्री NK सिंह। बिहार पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? तो बिहार पुलिस एकेडमी जो नया वाला है वो राजगीर में है। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था, आपने पढ़ा होगा, राजगीर नालंदा में पड़ता है। ये पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ता है? राजगीर नालंदा में पड़ता है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? राजगीर में किया जा रहा है। अगर आपसे पूछेगा कि मोइनुल हक स्टेडियम, ठीक है, तो ये है पटना में, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है? तो ये राजगीर में किया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं, राजगीर इन बिहार नाउ हैज 200 फीट ग्लास ब्रिज। तो राजगीर की बात आई है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर राजगीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजगीर में एक ग्लास ब्रिज का फरवरी में उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनाया गया था? क्या यह राजगीर वाला था या कोई और था? मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा। तो राजगीर में, बिहार में एक राजगीर जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर 200 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो इसको आपको जानना चाहिए। इसको स्काई ब्रिज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्काई ब्रिज। तो ग्लास ब्रिज या स्काई ब्रिज का नाम आए तो राजगीर आंसर में चेप दीजिए। अगर राजगीर नहीं मिले तो नालंदा हो तो नालंदा मारिएगा, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं हो तो नन ऑफ दी जाएगा, राइट। बिहार में जू सफारी, तो जू सफारी का नाम भी आपने सुना होगा। हाल ही में इसका लोकार्पण हुआ था। लोकार्पण 16 फरवरी 2022 को सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। राजगीर में है जू सफारी, और ये जू सफारी जो है रत्नागिरी पर्वत और स्वर्णगिरी पर्वत, तो इन दोनों पर्वत का भी नाम याद रखिएगा। रत्नागिरी पर्वत और स्वर्णगिरी पर्वत के बीच में स्थित है। इसका एरिया की अगर हम बात करें तो 191 हेक्टेयर इसका एरिया है। एरिया पूछेगा नहीं, वैसे जान लीजिए, लेकिन ये रत्नागिरी और स्वर्णगिरी पर्वत का नाम जान लीजिए। रत्नागिरी और स्वर्णगिरी पर्वत के बीच में है ये बिहार का जू सफारी, राजगीर जू सफारी, ठीक है। इस जू सफारी में 5 तरह के जानवरों को विशेष करके ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। वो है बाघ, शेर, भालू, तेंदुआ और हिरन। तो ये जानवर पूछे तो ये सारे जानवर वहाँ पर हैं, बाघ, शेर, भालू, तेंदुआ और हिरन। इनका रिलोकेशन किया जा रहा है। चलिए, बापू टावर बहुत फेमस है ये क्वेश्चन। बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है पटना के गर्दनी बाग में, और इसकी हाइट जो है 120 फीट है। क्या है? 120 फीट इसका हाइट है। जो गांधी मैदान वाला महात्मा गांधी का जो प्रतिमा है उसकी हाइट थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी बीपीएससी की। 8 मई को एग्जाम है तो फाइनल स्टेज में ही होगा। मोइनुल हक स्टेडियम, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पर है? पटना में। और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? तो राजगीर में किया जा रहा है। ओके, एक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था बिहार में 6 करोड़ 6 माह, ठीक है। 6 करोड़ का टारगेट 6 माह में, और ये शुरुआत किया गया था 21 जून 2021 को। अगला है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जो है, राज्य के सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लगाने के लिए 15 अप्रैल 2021 से इसका काम को सौंपा गया था। और ये जो काम सौंपा गया है सोलर स्ट्रीट, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ये क्या है? बेसिकली सभी गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया जाएगा 15 अप्रैल 2021 से। और ब्रेडा, जो ब्रेडा है बिहार रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी, इसको यह जिम्मा सौंपा गया है। तो इसको फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। एक फुल फॉर्म पक्का आपसे पूछा जाता है बीपीएससी में। तो ब्रेडा का फुल फॉर्म है बिहार रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी है। ओके, वर्तमान में बिहार पंचायती राज मंत्री कौन है? तो बिहार में पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी। प्रकाश पुंज का निर्माण किया गया था। प्रकाश पुंज का निर्माण जो है पटना साहिब के गुरु बाग में किया जा रहा है। तो प्रकाश पुंज का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है बिहार में? तो पटना साहिब के गुरु बाग में किया जा रहा है। अभियंता दिवस, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कब मनाते हैं? अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। एम विश्वेश्वरैया जी के जयंती के अवसर पर अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे मनाया जाता है। ओढ़नी जलाशय न्यूज में था। ओढ़नी जलाशय कहाँ पर है? तो ओढ़नी जो जलाशय है वो बांका जिला में पड़ता है।
कहाँ पर पड़ता है? बांका डिस्ट्रिक्ट में ये ओढ़नी जलाशय पड़ता है। राम मनोहर लोहिया, तो राम मनोहर लोहिया जो है एक समाजवादी नेता थे और इनका जन्म 1910 में हुआ था और इनकी मृत्यु क्या हुआ था? 1967 में हुआ था। गंगा उद्दह योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा उद्दह योजना, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। गंगा उद्दह योजना या गंगा जल आपूर्ति योजना भी इसको कहते हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि टैब वाटर, गंगा का जो टैब वाटर है, गंगा नदी से जल लेकर टैब में पहुंचाना, और ये टैब में कहाँ पर पहुंचाना? नालंदा, नवादा, गया और बोध गया, इन चारों जगह का नाम पक्का याद रखिएगा, पूछेगा, और बजट में भी इसकी चर्चा थी। गंगा उद्दह योजना यानी गंगा जल आपूर्ति योजना, नालंदा, नवादा, गंगा, बोध गया में नलके के सहारे गंगा का जल प्रोवाइड किया जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार में आगमन। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार में जो आगमन हुआ था 20 अक्टूबर 2021 को हुआ था। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा में भवन का शताब्दी वर्ष बनाने के लिए वहाँ पर दीप को प्रज्वलित किए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो भवन का जो निर्माण है उसका 100 साल पूरा हो गया, ठीक है। 2021 में 7 फरवरी 2021 को ये 100 साल पूरा हुआ। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा का जो 100 वर्ष हुआ वो कब हुआ? 7 फरवरी 2021 को 100 साल पूरा हुआ, ठीक है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की चूंकि बात हुई है यहाँ, यानी बिहार विधानसभा की बात हुई है, तो थोड़ी सी जानकारी जान ही लीजिए। बिहार विधानसभा यानी हम लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस भी कहते हैं। स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा, और यहाँ इसमें टोटल सीटों की संख्या जो है वो कितनी है? 243। पटना हवाई अड्डा, तो पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का जो नाम है वो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यहाँ से कौन कौन से जो कंपनी है उसका फ्लाइट ऑपरेट होता है? वो है एयर इंडिया, फ्लाईबिग, गो फर्स्ट, इंडिगो, स्पाइस जेट और विस्तारा, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लीजिए, और इस तरह का प्रश्न एक बार बीपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से कौन कौन से एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेट होता है? तो एयर इंडिया, फ्लाईबिग, गो फर्स्ट, इंडिगो, स्पाइस जेट और विस्तारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल अभी नेपाल के लिए कोई फ्लाइट यहाँ से ऑपरेट नहीं हो रहा है। बिहार केसरी, तो बिहार केसरी के रूप में किससे जानते हैं? थोड़ा सा यहाँ उपमा देख लीजिए। बिहार केसरी के रूप में किसको जानते हैं? तो बिहार केसरी के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं, और इनकी हाल ही में 21 अक्टूबर को क्या थी? जयंती थी। तो बिहार केसरी के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जननायक के रूप में कर्पूरी ठाकुर के, और लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को। तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम क्या बोलते हैं? देश रत्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देश रत्न बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोलते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो वो है पूसा में, ठीक है। कहाँ पर है? पूसा में है। जस्ट मिनट, होल्ड ऑन, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय जो है वो है पूसा में, ठीक है। और पूसा पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में ये है। और दीक्षांत समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति जी आए थे। तो माननीय उपराष्ट्रपति जी जो है इसका दीक्षांत समारोह में, जो अभी हाल ही में इसमें दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था 7 नवंबर 2021 को, एम वेंकैया नायडू साहब आए थे। तो ये जो विजिट है इसका डेट एक बार याद रख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय है राजगीर में, आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। तो धम्म सम्मेलन में माननीय उपराष्ट्रपति जो है एम वेंकैया नायडू सम्मिलित हुए थे 7 से 9 नवंबर के बीच में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। हाजीपुर निवासी श्री प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रमोद भगत हैं जो कि पैरा बैडमिंटन में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया है, हाजीपुर निवासी प्रमोद भगत हैं। और वहीं मुजफ्फरपुर निवासी श्री शरद कुमार, तो इनका दोनों का थोड़ा सा विलेज देख लीजिएगा। श्री शरद कुमार को पैरा जो हाई जंप के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, अब उसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड जाना जाता है, जो कि खेल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद, वहीं शरद कुमार को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। बेगूसराय बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, तो बेगूसराय बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 में जो है, स्टेज 2 के 500 मेगावाट का
हाल ही में लोकार्पण किया गया और ये लोकार्पण जो है 27 नवंबर 2021 को किया गया। वहीं एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 का जो 660 मेगावाट का लोकार्पण है वो 27 नवंबर को किया गया था। यही दोनों का लोकार्पण 27 नवंबर को किया गया था। एक तो बेगूसराय जो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है बेगूसराय में है उसका 500 मेगावाट का, यानी 500 मेगावाट में दो की है, एक 250 मेगावाट ईच का है। ठीक है। अगला है बिहार विधानसभा अध्यक्ष। तो बिहार विधानसभा अध्यक्ष जैसा कि आपको मालूम है वो कौन है, श्री विजय कुमार सिन्हा है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है, सशस्त्र सेना का झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। महाने बियर सिंचाई परियोजना, हाल ही में नीतीश कुमार यहाँ पर गए हुए थे महाने बियर सिंचाई परियोजना में और इनका निरीक्षण था। ये मुंगेर में पड़ता है। महाने बियर सिंचाई परियोजना जो है मुंगेर जिला में पड़ता है और यहाँ नीतीश कुमार का विजिट था। ठीक है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट भी है। इंडिया टुडे ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप ऑफ द स्टेट सर्वे 2021। तो इंडिया टुडे ग्रुप के स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे 2021 ने बिहार के समग्र रूप से भारत का सबसे इम्प्रूव्ड राज्य घोषित किया है। तो बिहार को जो है समग्र रूप में भारत का सबसे इम्प्रूव्ड राज्य घोषित किया है कौन, इंडिया टुडे ग्रुप के स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे 2021 ने। राइट। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी का शुभारंभ कब किया गया था। यह टेलीमेडिसिन स्टूडियो सबसे पहले आपको जानना है, इसका नाम क्या है, ई संजीवनी है। टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी है और इसका शुभारंभ किया गया था 14 दिसंबर 2021 को। कमला नदी, तो कमला बैराज जो है वो कमला नदी पर मधुबनी जिला में बनाया जा रहा है। तो कमला बैराज जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, कमला बैराज जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है, कमला नदी पर मधुबनी जिला में। समाज सुधार अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी के गांधी मैदान से, ठीक है, तो मोतिहारी के गांधी मैदान से ये शुरू किया गया था और ये समाज सुधार अभियान बेसिकली नशा मुक्ति, दहेज, बाल एवं विवाह, ठीक है, बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित है। राइट। नशा मुक्ति, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित है यह समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार अभियान है बेसिकली, जो नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है 22 दिसंबर 2021 को। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का जो संबंध है वह है 1995 से। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रश्न पूछे गए हैं पहले। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का संबंध 1995 से। जब यह समाज सुधार अभियान जो है 22 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था तो उसी दरमियान बहुत सारे ऐसे स्टेडियम थे जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन स्टेडियम का भी नाम आप जान लीजिए एक बार। मिंज स्टेडियम जो है वो गोपालगंज में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, मिंज स्टेडियम बिहार के गोपालगंज में पड़ता है। वहीं पटेल स्टेडियम जो है बिहार के समस्तीपुर जिला में पड़ता है। अगला है महान कथक नर्तक बिरजू महाराज। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में महान कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया है। अब हमें क्यों जानना चाहिए, क्योंकि इनको बिहार सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का कला पुरस्कार 2013 में दिया गया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से बना देगा कि बिरजू महाराज, या तो सीधे पूछेगा कि बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया कि इनका संबंध किससे था, तो कथक से था। दूसरा क्वेश्चन ये बना सकता है बिहार, चूंकि बिहार ने अवार्ड दिया है तो ऑफकोर्स क्वेश्चन बनाना चाहेगा। तो बिरजू महाराज को बिहार सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का कला पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 2013 में। राइट। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है। आपको पता नहीं कौन से क्वेश्चन को पुटअप किया जाएगा 67वीं बीपीएससी में। मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार हैं लिली रे जी। उनका निधन हो गया 3 फरवरी 2022 को। तो लिली रे जी को वर्ष 1982 में मैथिली उपन्यास मिरीचिका है, तो इनका एक मैथिली उपन्यास है मिरीचिका, उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब, 1982 में। राइट, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार हैं लिली रे जी और इनका निधन 3 फरवरी 2022 को हुआ। इनको मैथिली उपन्यास मिरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से अवार्ड किया गया था 1982 में। लता मंगेशकर जी का बारे में आपने पढ़ लिया होगा नेशनल न्यूज़ में। आप फिर भी मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ जो देख लीजिए वो ये कि सबसे पहले तो भारत रत्न इनको कब दिया गया था, वो 2001 में दिया गया था। और ये राज्यसभा का मेंबर कब से कब तक थे, तो जैसा कि आपको मालूम है लता मंगेशकर जी का निधन भी हाल ही में हुआ था। हमने बहुत एक अच्छा गीतकार खो दिया और नॉमिनेटेड आर्ट्स थे, ये राज्यसभा का नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेटेड जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होता है, और ये थे 1999 से 2005 तक इनका सदस्यता कार्यकाल था। तो
तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। मुंगेर जिले के गंगा नदी पर निर्मित रेल सह सड़क पुल तथा घोरघट जो है घोरघट स्थित मनी नदी पर पुल का लोकार्पण हाल ही में कब किया गया? तो 11 फरवरी 2022 को किया गया था। तो नीतीश कुमार ने वर्चुअली किया था और वहाँ पर आपने देखा होगा नीतीश कुमार और नितिन गडकरी जी। तो चूंकि रेल सह रोड है ये जो पुल है गंगा नदी पर मुंगेर जिला के रेल सह रोड वाला पुल है ये, और यह घोरघट स्थित मनी नदी पर भी यह पुल था और जिसका उद्घाटन 11 फरवरी 2022 को किया गया है। एक हाल ही में जो चर्चा में था साइक्लोपियन बाल, साइक्लोपियन बाल जो है हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसका जो नाम है यूनेस्को हेरिटेज के लिए भेजा गया है। अब ये साइक्लोपियन बाल है कहाँ पर? ये जो साइक्लोपियन बाल जो देख रहे हैं यहाँ पर साइक्लोपियन बाल जो है ये है राजगीर में। कहाँ पर पड़ता है? राजगीर में पड़ता है साइक्लोपियन बाल। ये मौर्य पीरियड के समय में बनाया गया था, इन्वेडर से बचाव के लिए 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया था और ये 40 किलोमीटर लंबा है। तो इसका नाम जो है यूनेस्को हेरिटेज के लिए भेजा गया है। यूनेस्को हेरिटेज साइट में बिहार के 2 साइट हैं वर्तमान में, वो कौन कौन से हैं? तो ये तो एक है गया का महाबोधि और दूसरा है नालंदा का रियून, नालंदा रियून। तो महाबोधि वाला को कब मिला था? 2002 में और नालंदा वाला को 2016 में, राइट। चलिए, और अगर इसको मिल जाता है तो ये तीसरा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बेगूसराय में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया था हाल ही में 15 अप्रैल 2022 को। तो 15 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बेगूसराय में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये 55 एकड़ में फैला हुआ है, इसकी लागत 550 करोड़ है और इसमें 1500 से 2000 लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। वाल्मीकि नगर में 2023 तक बन जाएगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। तो वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है जो कि 2023 तक बन जाएगा। राज्य में ये जो है वो बोध गया के बाद ये दूसरा होगा, यानी पूरे बिहार राज्य में यह दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर होगा, क्योंकि पहला जो है वह बोध गया में है और दूसरा वाल्मीकि नगर में बनाया जा रहा है। यह क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, बिहार फर्स्ट मेगालिथिक साइट ऑन कैमूर हिल्स। तो यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है। ये बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार फर्स्ट मेगालिथिक साइट कहाँ पर है? तो कैमूर हिल्स में मिला था। बेगूसराय के कांवर झील को देश का 39वां रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, ये आपको मालूम होगा। तो 39वां रामसर साइट और बिहार का पहला रामसर साइट के रूप में किसको घोषित किया गया है? तो बेगूसराय के कांवर झील को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो नीति आयोग का, जैसा कि आपको मालूम है कि एक नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जारी किया जाता है लिस्ट, और उसमें फर्स्ट जो रैंक सिक्योर किया है वो बिहार का डिस्ट्रिक्ट ही सिक्योर किया है। तो नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक बिहार का जो जनवरी वाला में है वो, होल्ड ऑन, यहाँ पर, ठीक है। तो जनवरी में मिला है ये मुजफ्फरपुर को। फर्स्ट रैंक जो सिक्योर किया है वो कौन किया है? मुजफ्फरपुर। और फरवरी में यह जो फर्स्ट स्थान है वो कटिहार के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, और नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक जो सिक्योर किया है जनवरी में मुजफ्फरपुर और फरवरी में कटिहार। अगला जो प्रश्न है, बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये 2 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है 2 मेगावाट का दरभंगा में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? दरभंगा में, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बिहार फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी। तो बिहार का पहला जो जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी है ये IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में प्रोवाइड किया गया है। याद रहेगा, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। तो बिहार फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी IGIMS पटना में। हरमन 99 वेराइटी। तो हरमन 99 जो वेराइटी है वो किस चीज़ का है? एप्पल का है। याद रखिएगा, एप्पल का हरमन 99 जो वेराइटी है उसका संबंध एप्पल से है। अगला प्रश्न है PM नेशनल चाइल्ड अवार्ड। तो हाल ही में PM नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिया गया है और इसमें बिहार के कुल 3 लोगों को यह अवार्ड से नवाजा गया है। तो 3 लोगों का नाम कौन कौन सा है वो देख लेते हैं हम, क्योंकि यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 लोगों में जिसका नाम है, तो जो पहला नाम है, जस्ट होल्ड ऑन, जो पहला नाम है वो है ज्योति कुमारी जी का, जो 2021 के लिए दिया गया है। तो ये जो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो PM नेशनल अवार्ड है ना, इस बार 2021-22 के लिए साथ में दिया गया है।
2021-22 के लिए साथ में दिया गया है, तो 2021 के लिए बिहार से ज्योति कुमारी थे गैलेंट्री क्षेत्र में। और 2022 में 2 लोगों का नाम है, पहला है धीरज कुमार का और दूसरा है पाल साक्षी। ठीक है, धीरज कुमार को गैलेंट्री में और पाल साक्षी को सोशल सर्विस में। तो याद रखिएगा इन तीनों नाम को कि पीएम नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2021-22 में कुल कितने लोगों को दिया गया, तो 3 लोगों को, और 2021 में 1, 2022 में 2। 2021 में ज्योति कुमारी गैलेंट्री क्षेत्र में, 2022 में धीरज कुमार एंड पाल साक्षी। अगला देख लीजिए NIFTEM। अब ये NIFTEM क्या है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, है ना। जस्ट होल्ड ऑन, इसको डिलीट कर देता हूँ, यहीं पर कवर कर देते हैं। ओके, तो NIFTEM जो है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये जो है NIFTEM पहले से 2 है, कहाँ पर, हरियाणा और तमिलनाडु में, और तीसरा जो स्थापना किया जाएगा वो बिहार में किया जाएगा। NIFTEM जो है थर्ड जो है वह बिहार में स्थापना किया। तो इससे क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग में जो है ना काफ़ी मदद मिलेगा। और ये पटना से लेकर के एरिया जो होगा, पटना से लेकर के मुजफ्फरपुर के बीच में एरिया का तलाश किया जा रहा है। तो पटना से लेकर मुजफ्फरपुर वाला एरिया में इसका एरिया से तलाश किया जा रहा है, और ये फूड प्रोसेसिंग में इससे बिहार को काफ़ी हेल्प मिलेगा और बिहार का नाम भी होगा। तो NIFTEM का टोटल भारत में 3 सेंटर हैं, यानी इसके बिहार में अगर हो जाता है तो तीसरा सेंटर होगा ये, पहला हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा ये बिहार होगा, राइट। तो याद रखिएगा इसका। अगला देख लेते हैं बिहार टाइगर रिजर्व। तो बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व, तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन है, तो बिहार का पहला और ओनली 1 टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है, बिहार का पहला और ओनली टाइगर रिजर्व। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व की। तो क्या बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व है बिहार में, नहीं, ऐसा स्थापना करने के लिए घोषणा किया गया है। तो ये डेवलप करने के लिए बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व जो है वो कैमूर में डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पर, कैमूर में, याद रखिएगा। अगला है नेशनल वाटर अवार्ड। तो नेशनल वाटर अवार्ड से जो आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल वाटर अवार्ड जो है, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड में पूर्वी जोन में जो है ना, पूर्वी जोन में जो नेशनल वाटर अवार्ड है राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, और इस नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में पूर्वी चंपारण को, बिहार का जो पूर्वी चंपारण है, इस जोन में सबसे नंबर 1 पर अवार्ड ये दिया गया है, यानी फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी फॉर द ईस्ट जोन इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2022 किसको मिला है, तो वो मिला है ईस्ट चंपारण को। ध्यान रखिएगा, नेशनल वाटर अवार्ड जो है पूर्वी चंपारण को किस कैटेगरी में दिया गया है, तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी फॉर द ईस्ट जोन इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। एक चीज़ और मैं बता दूं कि नेशनल वाटर अवार्ड के लिए जो तेलारी पंचायत है, गया का तेलारी पंचायत, उसको भी नेशनल वाटर अवार्ड से दिया गया है, लेकिन उसका कैटेगरी अलग है, उसका कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी में ये गया का तेलारी पंचायत को दिया गया है। तो 2 अवार्ड याद रखिएगा नेशनल वाटर अवार्ड से। तो नेशनल वाटर अवार्ड से आई होप 2 अवार्ड याद रहेगा, एक तो पूर्वी चंपारण का नाम याद रहेगा और दूसरा गया का तेलारी पंचायत याद रहेगा। ठीक है, चलिए, और अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, मैं उस चीज़ों को फिर से रिपीट भी कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला जो है हमारा डागमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो है चर्चा में क्यों था, डागमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोसी नदी पर यह बनाया जा रहा था। अब बिहार ने इसको नो सिग्नल गो दे दिया है, डागमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ये नो सिग्नल हो गया है, और ये 130 मेगावाट का डागमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट
में बनाया जा रहा था कोसी रिवर पर, अब इसको नो सिग्नल दे दिया गया है, अब इसको नहीं बनाया जाएगा, राइट। तो याद रखिएगा डागमारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कोसी नदी पर बनाया जा रहा था सुपौल में। भारत का पहला मोर अभ्यारण्य, तो भारत का पहला मोर अभ्यारण्य जो है बिहार में बनेगा, और बिहार के कहाँ पर बनेगा, मंदार पर्वत बांका में है, मंदार पर्वत पर यह बनाया जा रहा है बांका में, ठीक है। बांका का नाम आपने सुना होगा, बांका के मंदार पर्वत पर बिहार का पहला और भारत का पहला, इनफैक्ट बोल दीजिए मोर अभ्यारण्य जो है बांका, ठीक है, मंदार पर्वत पर यह बनाया जा रहा है। फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है, फ्लोरिकल्चर सेंटर जो है बिहार में ये नालंदा में बनाया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, नालंदा में बनाया जा रहा है फ्लोरिकल्चर सेंटर। स्वच्छ गंगा शहर, तो स्वच्छ गंगा शहर में जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो हुआ था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है, तो वो है मुंगेर, ठीक है। तो यानी गंगा नदी के किनारे जो सबसे स्वच्छ जो है वो है मुंगेर, राइट। तो भारत में अगर ओवरऑल बात करें तो भारत में सबसे क्लीन वाराणसी, उसके बाद मुंगेर और उसके बाद पटना का नाम आता है। तो याद रखिएगा वाराणसी, मुंगेर और पटना। अगला न्यूज है शिवांगी सिंह, तो शिवांगी सिंह से क्या हमारा न्यूज है जानना चाहिए। शिवांगी सिंह का नाम क्यों चर्चा में है, क्योंकि शिवांगी सिंह जो है बिहार की रहने वाली हैं और भारत की पहली राफेल फाइटर फ्लायर बन चुकी हैं। तो राफेल जहाज उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनी हैं, ठीक है। चूँकि भारत की पहली महिला बनी है तो इसीलिए ये न्यूज़ में था और इसको आपको जानना चाहिए। अगला जो है वो है पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, तो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना है, तो वो है 350 किलोवाट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा अवार्ड, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा अवार्ड से डॉक्टर शंकर झा को अवार्ड किया गया है। किसको, डॉक्टर शंकर नाथ झा, डॉक्टर शंकर नाथ झा को। पटना डायरी, अब ओके बिफोर दैट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से क्या जानना चाहिए आपको, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है, उसके अनुसार बिहार का जो स्थान होता है क्राइम में, सिंपल क्राइम की अगर बात होगा तो बिहार का स्थान 25वां आता है, वहीं अगर साइबर क्राइम की बात आएगा तो चौथा स्थान है। तो क्राइम में 25वां और साइबर क्राइम में चौथा स्थान है बिहार का, राइट। किसके अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। पटना डायरी, ये पुस्तक है पटना डायरी, यह बुक जो है निवेदिता के द्वारा लिखा गया है। पटना डायरी जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है, निवेदिता के द्वारा लिखा गया है। और बिहार गौरव गाथा, यह भी पुस्तक है बिहार गौरव गाथा, और यह जो पुस्तक है वह लिखा गया है शशि भूषण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, शशि भूषण सिंह के द्वारा बिहार गौरव गाथा लिखा गया था। इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पर और कर देता हूँ जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पर लेट मी डू वन थिंग, इसको मिटा लेता हूँ, राइट, ओके। अब यहाँ पर देखिए, सो आपने देखा इतनी चीज़ें, उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि देश का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बिहार में कहाँ ओपन किया जा रहा है। देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, जैसा कि हमने बोला था कि इसमें सारे चीज़ टाइप नहीं है, कुछ चीज़ें जो है छोड़ दिया जाता है ताकि बाद में कवर किया जाए। वानिकी कॉलेज ये मुंगेर में ओपन किया जा रहा है। देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है मुंगेर में ओपन किया जा रहा है, राइट। इसके अलावा सड़क नेटवर्क के मामले में जो है बिहार भारत में कौन सा स्थान पर है, सड़क नेटवर्क के मामले में, सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का जो स्थान है वह 10वां स्थान है। कौन सा, 10th पोजीशन है। तो सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का जो स्थान है 10वां स्थान है। अच्छा, हाल ही में बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, खादी का ब्रांड एम्बेसडर, तो खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है मनोज तिवारी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, मनोज तिवारी जी को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, राइट। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने क्यों कवर किया यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए कवर किए क्योंकि
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को बिहार के डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, कौन है? डॉक्टर नीतू कुमारी को राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा इनका नाम डॉक्टर नीतू कुमारी, बस इतना याद रखिए। डॉक्टर नीतू कुमारी को राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहीं पर इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, सो राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान बिहार के किस महिला को दिया गया है 8 मार्च को? तो यह है डॉक्टर नीतू कुमारी, ठीक है। ओके, अब ई ऑफिस जो प्रणाली अपनाने वाला जो पहला जिला है वो कौन बन गया है? तो ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जो जिला है वह सहरसा बन गया है। यानी पेपरलेस जिला कौन बन गया है? ई ऑफिस की अगर हम बात कर रहे हैं, ई ऑफिस को अडॉप्ट करने वाला पहला जिला जो है बिहार का वह सहरसा बना है। यानी पेपरलेस जिला, फर्स्ट पेपरलेस जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो है सहरसा। इसके अलावे हाल ही में सुखेत मॉडल का नाम आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में सुखेत मॉडल की बात कही थी, सुखेत मॉडल। तो सुखेत मॉडल जो है प्रधानमंत्री ने पीएम जो है अपने मन की बात में कही है, और ये सुखेत मॉडल जो है कहाँ पर है? मधुबनी में अडॉप्ट किया गया था। वहाँ से लोगों को जो है गोबर और जो वेस्टेज है उसको इकट्ठा करवा के उससे कन्वर्ट करके गैस प्रोवाइड किया जा रहा था, सिलेंडर गैस प्रोवाइड किया जा रहा था, राइट। तो यही है सुखेत मॉडल, और ये इसका संबंध बिहार के मधुबनी जिला से है। अगला हम बात कर लेते हैं क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड का। किसकी बात करेंगे? क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड का। अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए बिहार के पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो 67 पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अभी करंट अफेयर्स बचे हुए हैं जिसको मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ यहाँ पर देखिए क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021, क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021। तो क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट, नालंदा यूनिवर्सिटी को स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा दिया गया है। तो क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को स्विट्जरलैंड के संस्था के द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया था, राइट। सो आगे हम बात करते हैं 17 फरवरी 2022 को आयोजित बिहार विधानमंडल प्रबोधन कार्यक्रम में तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का भी आगमन हुआ था। तो 17 फरवरी को तो हमने राष्ट्रपति वाला कवर कर लिया था। तो 17 फरवरी 2022 को जो बिहार मंडल प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था, विधानमंडल प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था, उसके उद्घाटन समारोह में लोकसभा के स्पीकर कौन? ओम बिरला साहब आए थे। तो इनका आगमन कब हुआ था? 17 फरवरी 2022 को, याद रखिएगा। ओके, बिहार का पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहां पर ओपन किया जा रहा है? बिहार का फर्स्ट रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी कहां पर ओपन किया जा रहा है? ये नेवरा में ओपन किया जा रहा है। और नेवरा कहां पर है? पटना में है, याद रहेगा। बिहार का पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी नेवरा में ओपन किया जा रहा है, पटना में ओपन किया जा रहा है। इसके अलावे बरैला आर्द्र भूमि का नाम आपने सुना होगा, चर्चा में था बरैला आर्द्र भूमि। तो बरैला आर्द्र भूमि कहां पर है? बरैला आर्द्र भूमि अगर पूछ दे कहां पर है तो ये वैशाली में है सर, कहां पर है? वैशाली में है। ओके, एक पीएम श्रम योगी मानधन योजना के बारे में आपने सुना होगा। पीएम श्रम योगी मानधन योजना। एक मिनट पेज नया लेने दीजिए।
ओके। तो पीएम मानधन श्रम योगी योजना जो है, इसका नाम आपने सुना होगा। तो इसमें बिहार का जो रैंकिंग है वह 6th आया है। तो अगर आपसे पूछे कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना में बिहार का स्थान कौन सा है, तो 6th पोजीशन। ओके। अब आपको यह है कि देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क का स्थापना बिहार में कहां पर किया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क, ये पर कहां पर किया जा रहा है स्थापना? ये किया जा रहा है पूर्णिया में। बिहार का पूर्णिया में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क का स्थापना किया जा रहा है, राइट। एक उन्नयन बांका कार्यक्रम का आपने नाम सुना होगा, उन्नयन बांका कार्यक्रम। ये क्या है? उन्नयन बांका कार्यक्रम को जो है, ये बेसिकली क्लासरूम को ना मॉडर्नाइज करने का एक तरीका है, ठीक है। बिहार में बांका जिला है, तो उन्नयन बांका कार्यक्रम को अन्य राज्यों के द्वारा भी अडॉप्ट किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि उन्नयन बांका कार्यक्रम को अन्य किन राज्यों के द्वारा अडॉप्ट किया गया है? तो ये है अरुणाचल और झारखंड। मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ स्कूल, राइट। सदानंद सिंह जो हाल ही में उनका निधन हुआ था, विधानसभा अध्यक्ष थे और बिहार के एक दिग्गज नेता थे सदानंद सिंह जी, सदानंद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कब से कब तक थे? तो 2000 से लेकर के 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर चुके हैं, राइट। एक चीज़ और आपको जो यहाँ पर जानना है वो ये कि बिहार सरकार के द्वारा, यानी बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा 1st क्लास से लेकर के 12वीं तक ऑनलाइन पुस्तक उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ई लॉट्स। क्या है? ई लॉट्स। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ई का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक। एल का मतलब होता है लाइब्रेरी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। सो लाइब्रेरी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, लाइब्रेरी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, राइट। जैसा कि आपको मालूम है, पाठशाला जो है ये किसका है? ई पाठशाला जो है ये किसका है? ये एनसीईआरटी का है, जिस पर सारे बुक अवेलेबल हैं आपको एनसीईआरटी का। उसी तरह से ई लॉट्स जो है बिहार सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिसमें लाइब्रेरी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, ये दोनों जाकर के इसी में एनसीईआरटी के तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है, राइट। देश का दूसरा नदी जोड़ो परियोजना हाल ही में चर्चा में था। तो पहला नदी जोड़ो परियोजना कौन है? तो पहला नदी जोड़ो परियोजना जो है आपको मालूम है कि केन बेतवा लिंक परियोजना है, केन बेतवा, ये तो आपको मालूम होगा। लेकिन बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना और देश का दूसरा नदी जोड़ो परियोजना, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, बिहार का पहला और देश का दूसरा नदी जोड़ो परियोजना कौन सा है? तो कोसी मेची नदी परियोजना है। ये कौन सा है? कोसी मेची नदी परियोजना। टोटल 5 नदी जोड़ो परियोजना पर काम चल रहा है, उसमें दूसरा जो है कोसी मेची नदी परियोजना है, ठीक है। तो इसको बागमती जो है 2022 में बागमती को कोसी से इसको जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना के तहत वर्ष 2022 में बागमती नदी को, कोसी मेची नदी जो परियोजना है, इसमें बागमती नदी को कोसी नदी से जोड़ दिया जाएगा 2022 तक, राइट। और ये भारत का दूसरा है, पहला कौन था? केन बेतवा, याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसको एक और मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ सो दैट इजी रहे। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में 75 रेलवे स्टेशन पर आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है प्रदर्शनी किया गया था। और इसी के तहत बिहार में कितने रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शनी किया गया है? तो ये प्रदर्शनी किया गया है 5 रेलवे स्टेशनों पर।
ठीक है। तो आर्थिक प्रदर्शनी सह बिक्री का जो आयोजन किया गया है और 75 रेलवे स्टेशन पर, उसमें बिहार के 5 रेलवे स्टेशन भी है, राइट। एक जो इससे इम्पॉर्टेंट जो आपको चीज़ें जानना है वो ये कि बिहार के हैं संजीव कुमार। बिहार के कौन? संजीव कुमार। इनका नाम क्यों जाना चाहिए? इनका नाम इसलिए जानना चाहिए कि नेल्सन मंडेला नोबेल पीस जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? संजीव कुमार को, ठीक है। अब बिहार के जो ये संजीव कुमार हैं इनको मशरूम मैन के नाम से भी जाना जाता है, मशरूम मैन के भी नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। अब बिहार के अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार के कितने जिलों को इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा? तो बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर से बिहार के 4 जिला को जोड़ा जाएगा और वो चारों जिला जो है सौदर्न वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। ओके। एक आपने क्वेश्चन शायद सुना होगा, महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी, महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी इन डेरी, ठीक है। महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी इन डेरी, यह कहाँ पर ओपन किया गया है? यह डिजिटल लाइब्रेरी है, बिहार का पहला डिजिटल लाइब्रेरी है और यह रोहतास में किया गया है। बिहार का फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी जो है महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी एंड डेयरी इज द बिहार फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी दैट इज इन रोहतास। ओके। इसके अलावा जो आपको जानना चाहिए, सेकंड टाइगर रिजर्व हमने कवर कर दिया। ओके, नाउ कमिंग टू द बिहार फर्स्ट बंबू गार्डन। तो बिहार का पहला बंबू गार्डन जो है वह कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? तो ये है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया। तो बिहार का पहला जो है बंबू गार्डन जो है वो कहाँ पर किया गया? वो बोधगया में किया गया है, यानी बनाया गया है। और अगला है मिनी फूड पार्क एज ए गंगा डेयरी। तो मिनी फूड पार्क जिसको भी एज ए गंगा डेयरी भी बोला जाता है, ये बेगूसराय में ओपन किया गया है। कहाँ पर? बेगूसराय में ओपन किया गया है। हमने बता ही दिया कि बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व कहाँ पर होगा? वो होगा कैमूर में, राइट। और इसके अलावा जो है कुछ अन्य पॉइंट जो आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि बिहार टूरिज्म से संबंधित कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार टूरिज्म से पिछले शायद बार पूछा हुआ है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले कि बिहार टूरिज्म का टैगलाइन क्या है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा इसको मिटाने दीजिए मुझे, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। देखिए, आपको जितनी भी चीज़ें दिया जा रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया जा रहा है, अगर एक भी चीज़ मिस किया तो समझिए 2 क्वेश्चन मिस हो जाएगा। और बिहार करंट से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं बिहार के स्टैटिक और करंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा ये। ओके, तो बिहार टूरिज्म से संबंधित कुछ चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो टूरिज्म की अगर हम बात करें तो इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार, ठीक है। हर किसी का टैगलाइन होता है, तो बिहार का है ब्लिसफुल बिहार और ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया था देश के टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि शराबबंदी के बाद भी बिहार में, जब शराबबंदी, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि शराबबंदी होने से बिहार में टूरिज्म घटा है, लेकिन एक केंद्रीय टूरिज्म मंत्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि शराबबंदी के बाद भी विदेशी पर्यटकों के मामले में बिहार का स्थान 10वां है। यानी विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में बिहार का स्थान जो है 10वां है और पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र का है, राइट। वहीं देसी पर्यटकों की अगर हम बात करें तो देसी पर्यटकों में जो पहला स्थान है वो तमिलनाडु का है और दूसरा स्थान यूपी का है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा
कि टूरिज्म के मामले में विदेशी पर्यटकों में आगमन में बिहार का स्थान 10वां है। अच्छा, अब हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज मनाया गया हाल ही में 18 अप्रैल को। और बिहार में कैसे इतना बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए, और बिहार में ऐसे चीज़ें जिसको आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड हेरिटेज के अलावे बात करते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान का। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ? जो बिहार के हैं उनको मालूम है संजय गांधी जैविक उद्यान, ये है पटना में। जो बिहार के हैं उनको तो मालूम होगा। इसके अलावे अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल, तो महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, बोध गया में। बस आप सुनते रहिए, महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है? बोध गया में है। एनिसेंट नालंदा यूनिवर्सिटी, जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? नालंदा में है। अशोका पिलर, अशोका पिलर कहाँ पर है? अशोका पिलर जो है वो वैशाली में है, राइट। सुजाता कुटीर, सुजाता कुटीर कहाँ है? सुजाता कुटीर, सुजाता कुटीर है गया में। सोन भंडार, जस्ट मिनट, राइट, आ जाइए। सोन भंडार, सोन भंडार कहाँ पर है? ये राजगीर में पड़ता है। ये बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा, तो शेर शाह सूरी का टॉम जो है ये कहाँ पर पड़ता है? सासाराम, रोहतास, ठीक है। कुम्हरार पार्क, कुम्हरार पार्क कहाँ पर है? पटना में। जो बिहार के हैं उनको मालूम होगा। एनसेट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो एनसेंट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो भागलपुर में पड़ता है। सिर्फ रिवीजन कर लीजिए इसको, ठीक है। मुंडेश्वरी टेम्पल, मुंडेश्वरी टेम्पल ये है कैमूर में, मुंडेश्वरी टेम्पल कैमूर में है। मनियार मठ, मनियार मठ ये कहाँ पर पड़ता है? राजगीर में। मनियार मठ कहाँ पर पड़ता है? राजगीर में। शेरशाह फोर्ट, तो शेरशाह फोर्ट जैसा कि आपको मालूम है फोर्ट, शेरशाह फोर्ट ये पड़ता है सासाराम में। रोहतासगढ़ फोर्ट यह भी रोहतास में। साइक्लोपियन वॉल आपको मैंने बता ही दिया था, साइक्लोपियन वॉल राजगीर में है। डच बिल्डिंग, डच बिल्डिंग तो 200 साल से पुराना, डचों का वन ऑफ द ओल्डेस्ट और कह सकते हैं कि ओनली रिमेनिंग्स जो बिल्डिंग्स है ये पटना में है। एक बहुत चर्चा में था हाल ही में करकटगढ़ वाटरफॉल, करकटगढ़ वाटरफॉल जो है कैमूर में पड़ता है, ठीक है। एक है थावे, थावे महोत्सव, थावे महोत्सव कहाँ पर हुआ है? गोपालगंज में, ठीक है। थावे महोत्सव का संबंध गोपालगंज से। कुछ सूर्य मंदिर जिसमें से एक बार बीपीएससी ने पूछा भी है, जैसे देव सूर्य मंदिर, इसको पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। ये जो सूर्य मंदिर है ये पड़ता है औरंगाबाद में, देव सूर्य मंदिर। और वहाँ पर है और भी है उमगा, उमगा सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, ये भी औरंगाबाद, दोनों बहुत फेमस है। देव और उमगा सूर्य मंदिर जो है औरंगाबाद में। अगर उलार सूर्य मंदिर पूछे, उलार, उलार तो पटना में। और बड़गांव पूछे, बड़गांव तो नालंदा में। तो देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद, उमगा सूर्य मंदिर औरंगाबाद, उलार सूर्य मंदिर पटना और बड़गांव सूर्य मंदिर नालंदा, राइट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगा। इसके अलावे मोती झील हाल ही में चर्चा में था, तो मोती झील कहाँ पर है? मोती झील पूर्वी चंपारण में, ठीक है।
सदाकत आश्रम का संबंध, सदाकत आश्रम, होल्ड ऑन, सदाकत आश्रम का संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है, इसके अलावे अन्य कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा। अब हम देख लेते हैं कृषि कर्मण अवार्ड के बारे में। कृषि कर्मण पुरस्कार, तो कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को अब तक 5 बार मिल चुका है। पहला पुरस्कार यह 2011-12 में मिला था चावल के में विशेष उत्पादन के लिए, और लास्ट अवार्ड जो है यह 2017-18 में मिला था गेहूं उत्पादन के लिए। इसके अलावा बीच में इसको 2012-13, 2015-16 और 2016-17 में अवार्ड मिल चुका है, कृषि कर्मण अवार्ड। ठीक है, याद रहेगा। पटना विश्वविद्यालय के बारे में आपको मालूम होगा। पटना विश्वविद्यालय जो है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे बड़ा पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1917 में हुआ था, और पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय को मैं बता दूं कि इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पटना यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, तो ये उपमा याद रखिएगा, पूर्व का ऑक्सफोर्ड का दर्जा पटना यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। विश्व शांति स्तूप, तो जैसा कि मालूम है कि रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप जो है ये रत्नागिरी पहाड़ी राजगीर में स्थित है, और 400 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो राजगीर में। सामा चकेवा, सामा चकेवा का संबंध क्या है? तो सामा चकेवा जो है मिथिलांचल क्षेत्र का एक अनोखा त्यौहार है। सामा चकेवा ये क्या है? मिथिलांचल क्षेत्र का त्यौहार है। ठीक है, तो भाई बहन को प्यार दर्शाने वाला ये त्यौहार होता है, और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के सप्तमी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। यह मंजूषा कला, जैसा कि आपको मालूम है, मंजूषा कला बिहार का एक लोक चित्रकला है, जिसमें मंदिर जैसे जो है मंजूषा का निर्माण 16 सनई की लकड़ी, बांस अथवा जूट के रेशे से बनाया जाता है। ठीक है, भोजपुरी कला तो आपको मालूम है बिहार की पारंपरिक चित्रकला शैली भी है एक भोजपुरी चित्रकला, और इसको कोहबर कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें गंगा डॉल्फिन के बारे में, तो गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन का जो है गंगेय डॉल्फिन, बिहार सरकार के अनुरोध पर ही 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन को बिहार सरकार के अनुरोध पर ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, और बिहार करंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, और अगर आप ये जान के जाते हैं एग्ज़ाम में तो आई होप आपका क्वेश्चंस काफ़ी बनेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई होप यह सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा। अगर फ्रूटफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।